Hello, aspirants. I welcome you all to another session which is based on sentence rearrangement. इस सेशन में हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ट्रिक्स देखेंगे along with a few questions, practice questions भी हम देखेंगे on how to go about solving them. Now guys, आपके CDS एग्जाम्स में सेंटेंस रीअरेंजमेंट और वर्ड रीअरेंजमेंट दोनों से आपके 10 क्वेश्चंस ईच आते हैं. सेंटेंस रीअरेंजमेंट और वर्ड रीअरेंजमेंट उसको सॉल्व कैसे करते हैं अगर आप ट्रिक्स जान जाओगे एंड इफ़ यू हैव प्रैक्टिस तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो. ओके, बिफोर आई स्टार्ट, उम्मीद करता हूँ आप मेरा हिंदू एडिटोरियल का वोकैब सेशन रेगुलरली देख रहे होगे. आपका जो PDF है आपको मिल जाएगा इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में. सो प्लीज़ एंश्योर दैट यू ज्वाइन दिस ग्रुप एंड डाउनलोड द PDF फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप. इन PDFs को रखिए फॉर रेगुलर रिविजन्स. ओके, नाउ जम्बल्ड पैराग्राफ्स की मैं बात करता हूँ. इसे जम्बल्ड पैराग्राफ्स बोलो, पैराजम्बल्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हो. कई सारे नाम हैं. सबसे पहले हम टाइप्स की बात करते हैं. जम्बल्ड पैराग्राफ्स, टू टाइप्स ऑफ जम्बल्ड पैराग्राफ्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन CDS एंड अदर रिलेटेड एग्जाम्स. CDS और बाकी रिलेटेड एग्जाम्स में दो प्रकार के जम्बल्ड पैराग्राफ्स या पैराजम्बल्स पूछे जाते हैं. पहला है वो जो सेंटेंस फ्रैगमेंट बेस्ड होता है. सेंटेंस फ्रैगमेंट बेस्ड वो एक है. दूसरा है सेंटेंसेस बेस्ड. एक सेंटेंस होता है फ्रैगमेंट बेस्ड, दूसरा होता है सेंटेंसेस बेस्ड. फ्रैगमेंट बेस्ड को आप वर्ड रीअरेंजमेंट भी कहते हो. फ्रैगमेंट बेस्ड जो होता है उसे वर्ड रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है. ये कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि आपके पास एक सेंटेंस होता है एंड दैट सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स. एक सेंटेंस होता है जो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और आपको उन पार्ट्स को रीअरेंज करके एक प्रॉपर लॉजिकल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना पड़ता है. वो वर्ड रीअरेंजमेंट होता है. और वर्ड रीअरेंजमेंट इसलिए आसान होता है क्योंकि एक ही सेंटेंस होता है जिसको 4 टुकड़ों में करके जंबल कर दिया जाता है, तो उसको रीअरेंज करना आसान होता है क्योंकि ये छोटे क्वेश्चंस होते हैं. नाउ जो सेंटेंस बेस्ड होते हैं उसको हम कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट. ना ये थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं कंपेयर टू वर्ड रीअरेंजमेंट क्योंकि यहाँ पे आपके पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस होंगे. यू हैव एन एंटायर पैराग्राफ दैट यू हैव टू रीअरेंज. जनरली इसमें सेंटेंस नंबर 1 फिक्स्ड होता है, जिसका मतलब आपको पता है कि पैराग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है. सेंटेंस नंबर 6 भी फिक्स्ड होता है, तो आपको पता होता है कि पैराग्राफ एंड कहाँ पे हो रहा है. सो सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 6 आर जनरली फिक्स्ड और बाकी के जो 5 सेंटेंसेस हैं उसको आपको प्रॉपर ऑर्डर में रीअरेंज करना है और उसके बाद आंसर सेलेक्ट करना है. तो इसको करने का तरीका क्या होगा? हमारा मेन फोकस आज सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले पे होगा. हालांकि सेम ट्रिक्स वर्ड रीअरेंजमेंट में भी चल जाएंगे जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ. तो याद रखिएगा जो चीज़ें आज बता रहा हूँ. अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. नाउ अप्रोच टू सेंटेंस बेस्ड जम्बल्ड पैराग्राफ. सेंटेंस बेस्ड जम्बल्ड पैराग्राफ्स में सबसे पहले तो इस फ्लो चार्ट को समझिए. ओके, जनरली जब आप सेंटेंसेस को पढ़ते हो आपको आइडिया मिलता है कि कौन सा सेंटेंस इंट्रोडक्टरी है, कौन सा कंक्लूडिंग सेंटेंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट सॉल्विंग, विदाउट रीअरेंजिंग, आपको क्या करना है? यू हैव टू रीड ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली. सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें और समझें कि आखिर लिखा क्या है सेंटेंस में. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन द पैराग्राफ इज ट्राइंग टू गिव यू. पूरे क्या पैराग्राफ को पढ़ के समझिए कि द इंफॉर्मेशन द पैराग्राफ इज ट्राइंग टू गिव यू. पैराग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है इस चीज़ को समझिए. उसके बाद ये समझिए कि कौन सा, सभी सेंटेंसेस को पढ़ के देखना है कौन सा सेंटेंस इंट्रोडक्टरी होगा. मान लीजिए S1 और S6 फिक्स्ड नहीं है. कई बार ऐसा भी होता है सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 6, इसका मतलब फर्स्ट सेंटेंस, जैसे S1 मतलब हुआ फर्स्ट सेंटेंस विच इज़ फिक्स्ड, S6 हुआ लास्ट सेंटेंस विच इज़ ऑल्सो फिक्स्ड. तो ये जनरली होता है. कई बार S1 S6 दिया ही नहीं जाता, सिंपली 4 सेंटेंसेस होते हैं, उसको आपको रीअरेंज करना पड़ता है. तो जैसे भी केस में आपको ये देखना है कि सबसे पहला सेंटेंस या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा होगा. अगर S1 S6 नहीं दिया है, अगर S1 दिया है तो आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पता है, तो आपको बाकी के सेंटेंसेस को गेस करना होगा.
तो सबसे पहले ये ऐसे का भी रूल है, याद रखना, कभी कोई डिस्क्रिप्टिव भी लिख रहे हो तो इसी तरीके को हम फॉलो करते हैं, वी फॉलो दीज स्टेप्स ना। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आता है, उसके बाद आप देखोगे कौन सा सेंटेंस है जो उस इंट्रोडक्शन को इलैबोरेट कर रहा है। इलैबोरेट का मतलब विस्तार कर रहा है, कौन सा सेंटेंस है जो उसे विस्तार कर रहा है, दैट इज इलैबोरेशन। उसके बाद आते हो रीजंस, कॉजेज, इफेक्ट्स। आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस है जो उसको सपोर्ट, हालांकि इलैबोरेशन के पहले पहले एग्जाम्पल लिखिए, ये एक चीज मिसिंग था, एग्जाम्पल्स या सिनेरियोस। ओके, जनरली कोई टॉपिक के बारे में आप बताते हो इंट्रोडक्शन में, उस टॉपिक को विस्तार करते हो, वो इलैबोरेशन में आ जाएगा। और उस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल या सिनेरियोस वाला सेंटेंस देखना पड़ेगा। ऐसे देखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस उस मेन टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल बता रहा है या सिनेरियो बता रहा है, वो आपका स्टेप होगा। उसके बाद आपको लिखना है रीजंस, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। जो भी सेंटेंस उस टॉपिक का रीजंस, कॉज या इफेक्ट को बता रहा है वो उसके बाद आएगा। एंड लास्टली इन द एंड ऑफ द पैराग्राफ आप लिखते हो कंक्लूजन, सॉल्यूशंस और ओपिनियंस। कंक्लूजन, सॉल्यूशन या ओपिनियंस ये पैसेज के या पैराग्राफ के एंड में आते हैं, लास्ट सेंटेंस में आते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप फॉलो करते हो ना गाइस, तब आपका रीअरेंजमेंट सही तरीके से बनता है। दैट्स हाउ यू कैन रीअरेंज द सेंटेंस इन अ प्रॉपर ऑर्डर, याद रखना। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बोलो, ट्रिक्स बोलो, टिप्स बोलो, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो रीअरेंजमेंट आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप कह रहा है रीड द एंटायर पैराग्राफ एंड अंडरस्टैंड द गिवन आइडिया और थॉट इन इट। ओके, ओके, यहाँ पे कह रहा है रीड द एंटायर पैराग्राफ एंड अंडरस्टैंड द गिवन आइडिया और थॉट इन इट। पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और उसमें दिया गया आइडिया या थॉट को समझिए कि आखिर लिखा क्या है। ओके, व्हाट इज द मेन आइडिया और थॉट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। स्टेप 2 लिख रहा है लुक फॉर पर्सनल प्रोनाउंस लाइक ही, शी, इट, दे, हिम, हर, एटसेट्रा, or demonstrative pronouns like this, that, these, those, which usually point towards a noun or pronoun that has already been introduced earlier in a sentence. Now आप सभी को पता होगा कि बेसिकली आपका ये क्या होता है। ओके, ओके, आपको बेसिकली ये देखना है प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है। प्रोनाउंस ये होते हैं, प्रोनाउंस आर वर्ड्स। ओके, pronouns are basically words. Okay, pronouns are basically words that are used in place of a noun in order to avoid the repetition. इतना तो आपको पता है। pronouns, एक मिनट बस, okay, pronouns are words that are used in place of a noun. Now pronoun का definition ही यही कहता है कि प्रोनाउंस ऐसे शब्द हैं जो नाउन के जगह में लिखे जाते हैं नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। सो जैसे ही आप ये प्रोनाउंस देखते हो, ही, शी, इट, हिम, हर, हिज, एट्सेट्रा, या दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब जब भी देखते हो तुरंत समझ जाइएगा, इमीडिएटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके पहले कोई ना कोई नाउन आ रहा होगा। ओके, देयर शुड बी सम नाउन जिसके तरफ ये पॉइंट कर रहा है ये प्रोनाउंस। सो प्रोनाउंस जब भी लिखे जाते हैं ऑटोमेटिकली समझ जाइए इसके पहले कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें कोई ना कोई नाउन है। जैसे किसी सेंटेंस में ही आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि इसके पहले कोई ना कोई नाउन होगा जो मेल को डिनोट कर रहा है। शी है तो आपको समझ जाना है कोई ना कोई नाउन होगा इसके पहले जिसको ये पॉइंट कर रहा है, जो कोई फीमेल का नाम होगा, नाउन होगा। इट अगेन थिंग्स के लिए, दे अगर मल्टीपल नाउन्स हैं तो दे के लिए। तो जब भी ये प्रोनाउंस आप देखते हो सेंटेंस में, आपको समझ जाना है कि प्रोनाउंस हमेशा किसी नाउन के तरफ पॉइंट आउट किया कर रहा है जो कि इसके पहले, उस सेंटेंस के पहले मेंशन था। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो, लुक फॉर लिंकिंग वर्ड्स और कंजंक्शंस लाइक हाउएवर, सो, ओइंग टू, ड्यू टू। ओके, हाउएवर, सो, ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज, सिमिलरली, कन्वर्सली, ऑन द अदर हैंड, एज अ रिजल्ट, okay, besides, in addition to, although, though,
in spite of, instead of, etc., that usually appear in sentences that form a continuation of a thought or an idea. Now linking words या conjunctions का काम ही है ये हमेशा किसी आइडिया या थॉट को आगे बढ़ाते हैं. Okay, linking words or conjunctions always appear in sentences that form a continuation of a thought or an idea. Okay, तो linking words का ख्याल रखिएगा, जैसे however, owing to, due to, because, ये सब ज़्यादातर conjunctions हैं. इसके अलावा linking words हैं जो हमेशा point करेगा किसी नाउन, ये हमेशा किसी आइडिया या थॉट को और भी कंटिन्यू करेगा. जैसे बहुत ही आसान शब्दों में देखो, अगर मैं लिखा हूँ however he does not listen, वो है सेंटेंस ए. सेंटेंस ए है however he does not listen. उसके बाद सेंटेंस बी है श्याम्स मदर हैज़ वार्न्ड हिम सेवरल टाइम्स. श्याम्स मदर हैज़ वार्न्ड हिम सेवरल टाइम्स, वो बी में लिखा है. ए में लिखा है however he does not listen, तो कौन सा पहले आएगा? ऑब्वियसली श्याम्स मदर हैज़ वार्न्ड हिम सेवरल टाइम्स, उसके बाद ही आप लिखोगे however he does not listen. समझ में आ रहा है? तो however ये कंजंक्शन से कभी कोई पैराग्राफ शुरू नहीं हो सकता, ये ज़्यादातर बीच में ही आएंगे क्योंकि ये किसी आइडिया या थॉट को कंटिन्यू करने में मदद करते हैं. तो इस चीज़ को याद रखना. स्टेप 4 क्या कह रहा है देखो, लुक फॉर क्रोनोलॉजी दैट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस. इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी, घटनाक्रम. हमेशा आपको देखना है कौन सी घटना पहले घटी होगी, कौन सी उसके बाद, कौन सी उसके बाद. सो घटनाक्रम का ख्याल रखिएगा. क्रोनोलॉजी कई बार आपको मदद करता है सेंटेंस को रीअरेंज करने में. एक्सक्यूज मी, कोई ना कोई इस प्रकार का आपको हिंट दिया रहेगा, कोई ना कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिससे आपको पता चलेगा ये वाला इंसिडेंट पहले हुआ होगा, ये इसके बाद हुआ होगा, ये इसके बाद हुआ होगा. तो उसे हम कहते हैं घटनाक्रम, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस. घटनाक्रम का क्या सीक्वेंस है वो चीज़ आपको समझना कई बार सेंटेंस को पढ़ के आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजी. ना स्टेप 5 क्या कह रहा है देखो, लुक फॉर एब्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वर्ड्स लाइक द ताज महल और मिस्टर नरेंद्र मोदी कैन बी रिटन एज द ताज और मिस्टर मोदी रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसे हम कहते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म्स. हमेशा किसी भी राइटअप में या किसी भी स्पीच में या न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा, लंबा नाम हमेशा पहले बोला जाता है या लिखा जाता है, छोटा नाम हमेशा बाद में आता है. जैसे अगर मैं बोलूँ द ताज वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ द ताज महल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो पहले कौन सा आएगा बताओ? द ताज वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ, उसके बाद लिखा है द ताज इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा पहले आएगा? द ताज महल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज सेकेंड सेंटेंस. पहले में क्या लिखा है? द ताज वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ, और उसके बाद मैंने क्या लिखा है? द ताज महल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो पहले तो बी आएगा ना, द ताज महल, क्योंकि मैंने ताज महल लिखा है पूरा नाम. उसके बाद ए आएगा, द ताज वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ. द ताज वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ. ताज महल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. उसके बाद द ताज वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ. याद रखना, लंबे नाम पहले, छोटे नाम बाद में, ये हमेशा ये रूल कहता है. इवन न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ ऑन अ 5-day विजिट टू अमेरिका टुडे. उसके बाद सेकेंड लाइन में बोला जाता है मिस्टर मोदी इज़ अबाउट टू मीट द प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन. सो मिस्टर मोदी कर दिया दूसरे सेंटेंस में, पहले में मिस्टर नरेंद्र मोदी किया है पूरा नाम. सो लॉन्ग नेम्स कम फर्स्ट, शॉर्टर नेम्स और एब्रीविएटेड फॉर्म्स कम लेटर. लंबे नाम पहले आएंगे, छोटे नाम या एब्रीविएशंस बाद में आएंगे. स्टेप 6 क्या कह रहा है देखो, लुक फॉर कंक्लूडिंग वर्ड्स लाइक हाउएवर, दस, फाइनली, अल्टीमेटली, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट एट्सेट्रा दैट यूजुअली अपीयर इन द लास्ट सेंटेंस. ये सब कंक्लूडिंग वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर लास्ट सेंटेंस में आते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि ये शब्द हमेशा ही लास्ट सेंटेंस में आएंगे, बट यूजुअली आएंगे. मतलब आम तौर पर हाउएवर, दस, फाइनली, अल्टीमेटली, कंसिक्वेंटली वगैरह ज़्यादातर याद रखिएगा लास्ट सेंटेंस में आने के चांसेस हैं. इसके अलावा किन चीज़ों का ख्याल रखिएगा?
याद रखना, टेक हिंट्स फ्रॉम ऑप्शंस। ऑप्शंस देख के हिंट लेना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस को देख के, एक बार आप ऑप्शंस को देख लिया तो आपको पता होगा कि क्या क्या सीक्वेंसेस हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं सेंटेंसेस के, तो उससे भी हिंट ले सकते हो। इसके अलावा याद रखना, कंपल्सरी पेयर्स। कई बार आपको इतना पता होता है 4 में से 2 सेंटेंस जो पक्के तौर पर एक के बाद एक आएंगे ही आएंगे। 4 में से 2 सेंटेंसेस जो एक के बाद एक आएंगे ही आएंगे, उसे हम कहते हैं कंपल्सरी पेयर्स। सो कई बार कंपल्सरी पेयर्स का ख्याल रखिएगा। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस। तो चलिए अभी कुछ सैम्पल सेंटेंसेस देखते हैं एंड वील सी हाउ टू सॉल्व देम। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। डायरेक्शंस पहले देख लो। ये क्या कह रहा है? इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ 6 sentences of a passage. The first and 6 sentences are given in the beginning as S1 and S6. The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as P, Q, R, and S. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly on the answer sheet. Okay, so rearrange करेंगे इसे। मैंने डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से डायरेक्ट लेके आया हूँ ताकि आपको एक फील मिल सके कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। एग्जैक्टली आपके CDS पेपर से उठा के मैं लेके आया हूँ, तो फॉलो करिएगा, तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। हम देखो S1 इज फिक्स्ड। S1 में कह रहा है मैन हैज प्रोग्रेस्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। S6 कह रहा है व्हाट वाज डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल इज नाउ इजी एंड पॉसिबल। तो आपको समझ में आया शुरू कहाँ हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है। S1 इज फर्स्ट सेंटेंस, S6 इज लास्ट सेंटेंस। ठीक है, आपको इतना पता चल गया। अब P कह रहा है ही इज ऑन द रोड टू कॉन्कर अदर प्लैनेट्स। Q कह रहा है नाउ विद साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल नो हाउ ही हैज डन व्हाट वाज इम्पॉसिबल। R कह रहा है हिदर टू ही हैड बीन बैकवर्ड। और S कह रहा है ही हैज रीच्ड द मून। ओके, नाउ हिदर टू का मतलब होता है अब तक। हिदर टू का मतलब होता है अब तक। अब तक वह बैकवर्ड था। ओके, तो R जो कह रहा है हिदर टू अब तक वह बैकवर्ड था। इसके अलावा मैं बताऊं कंपल्सरी पेयर कौन सा हो सकता है। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि S एंड P कुड बी अ कंपल्सरी पेयर। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि S में लिखा है ही हैज रीच्ड द मून, चांद पे तो पहुंच चुका है अभी। ही इज ऑन द रोड टू कॉन्कर अदर प्लैनेट्स। नाउ चांद पे पहुंचने के बाद अभी दूसरे ग्रहों को पे भी जाने का वो मतलब उस राह पे है। तो S और P अगर देखिएगा तो एक तरह से सिमिलर सा है। और ये भी बता दूं कि R और Q भी मुझे कंपल्सरी पेयर इसलिए लगता है क्योंकि R में लिखा है हिदर टू ही हैड बीन बैकवर्ड, मतलब अभी तक वह बैकवर्ड रहा है, अभी तक। नाउ विद साइंटिफिक नॉलेज, लेकिन अभी साइंटिफिक नॉलेज और टेक्निकल नो हाउ के कारण ही हैज डन व्हाट वाज इम्पॉसिबल। तो आपको देखना है किसी ऑप्शन में RQ एक साथ आ रहा है या SP एक साथ आ रहा है कि नहीं। RQ एक में दिख गया, इसमें भी दिख गया, और किसी में नहीं दिखा। SP एक साथ किसी में दिखा, इसमें दिख गया SP एक साथ, इसमें SP एक साथ नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि RQ एक साथ नहीं है, इसमें भी RQ एक साथ नहीं है। तो मैं सबसे पहले फनल डाउन करूँगा C ऑप्शन पे और देखूँगा कि क्या ये सेंस बन रहा है। ना पढ़ के देखिए, मैन हैज़ प्रोग्रेस्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप लिख रहे हो R, हिदर टू ही हैड बीन बैकवर्ड, अब तक वह बैकवर्ड रहा है। नाउ विद साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल नो हाउ ही हैज़ डन व्हाट वाज इम्पॉसिबल। साइंटिफिक नॉलेज और टेक्निकल नो हाउ के कारण जो भी इम्पॉसिबल उसे पहले लगता था वो उसने अचीव कर लिया। ही हैज़ रीच्ड द मून, एक ऐसा छोटा सा चीज़ जो इम्पॉसिबल सोचा जाता था वो अभी पॉसिबल है, विच इज़ ही हैज़ रीच्ड द मून। और P कह रहा है ही इज़ ऑन द रोड टू कॉन्कर अदर प्लैनेट्स, अभी दूसरे प्लैनेट्स को कॉन्कर करने के राह पे चल रहा है। लास्ट में व्हाट वाज डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल इज नाउ इजी एंड पॉसिबल। जो डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल था पहले, अभी वो काफ़ी इजी और पॉसिबल हो चुका है। बिल्कुल सही, यू गो विद C, RQSP इज द वन। देखो ये ट्रिक करना है आपको। रीड द सेंटेंस केयरफुली, अंडरस्टैंड, ट्राई एंड आइडेंटिफाई कंपल्सरी पेयर्स। गाइज मेजॉरिटी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ
कि आपके आंसर्स कंपलसरी पेयर्स को देख के मिल जाएंगे, ऑप्शंस को देख के मिल जाएंगे, और बाकी ट्रिक्स जो मैंने आपको बोला, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब देखोगे तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो सी शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अगला सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए। इट सेज वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स, दिस इज फर्स्ट विच इज फिक्स्ड। देर आर वेरिएशंस इन वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, दिस इज लास्ट, ये भी आपका फिक्स्ड है। फर्स्ट एंड लास्ट इज फिक्स्ड। पी कह रहा है ऑन द अदर हैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विंटर्स आर माइल्ड एक्सेप्ट इन द हिल्स। नो ऑन द अदर हैंड से मैं समझ गया कि पी पहले नहीं आ सकता, पी कैन नॉट कम फर्स्ट। ऑन द अदर हैंड कब लिखते हो? जब आप एक तरफ कोई आइडिया दोगे या ओपिनियन दोगे उसके बाद ही बोलोगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ श्याम इज वेरी ऑनेस्ट, ऑन द अदर हैंड हिज ब्रदर इज नॉट, है ना, तो पहले श्याम के बारे में बताऊंगा तभी तो ऑन द अदर हैंड लिखूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स लिख दिया, उसके बाद लिखा ऑन द अदर हैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कोई लिंक है दूर दूर तक? नहीं है, तो पी से शुरू नहीं हो सकता, तो मैं सी को एलिमिनेट कर देता हूँ। क्यों कह रहा है? बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया बोथ द सेशंस हैव एक्सट्रीम, बोथ द सेशंस या सीजन्स, सीजन्स होना चाहिए, बोथ द सीजन्स हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया बोथ द सीजन्स हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। इसलिए हम ज़्यादा पानी पीते हैं क्योंकि दोनों सीजन में एक्सट्रीम होता है कंडीशंस। क्या क्यू से शुरू हो सकता है? मुझे नहीं लग रहा, तो डी को भी मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, क्यू से भी शुरू होता नहीं लग रहा। आर और एस, आर कह रहा है स्कूल क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर। एस कह रहा है व्हाई डू यू वेयर लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स एंड हैवी वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ इंडिया, क्वेश्चन मार्क। अब कंपलसरी पेयर देखते हैं। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि एस एंड क्यू एक कंपलसरी पेयर है। बता सकते हो क्यों? क्योंकि एस में लिखा है व्हाई डू यू वेयर लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स एंड हैवी वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ इंडिया। ओके, ये क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन। उसका आंसर किस में? बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया बोथ द सीजन्स हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ये आंसर है। इसलिए मुझे स्ट्रांगली लगता है कि एस एंड क्यू कंपलसरी पेयर है। मैं इन दोनों को तो हटा ही दिया था, इन दोनों में देखते हैं एस क्यू किस में आ रहा है, एक साथ इसमें आ रहा है। तो एक बार इस ऑप्शन को पढ़ के देख लो, सही लगता है तो वही आंसर होगा। वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स, S1। उसके बाद आर स्कूल क्लोथ्स स्कूल क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर, क्योंकि यहाँ समर्स की बात कर रहे हैं तो ठीक है, स्कूल क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर। उसके बाद एस, वाई डू यू वेयर लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। ओके, क्लोथ्स की बात कर रहे हैं तो एक तरह से आर एंड एस इज ऑल्सो कंपलसरी पेयर, आर एस भी कंपलसरी पेयर है। क्यों? क्योंकि क्लोथ्स की बात की जा रही है। स्कूल क्लोथ्स ड्यूरिंग समर इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर, वाई डू यू वेयर लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स एंड हैवी वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ इंडिया, आर एस। उसके बाद इसका आंसर बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया बोथ सीजन्स हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। और लास्ट में पी, ऑन द अदर हैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विंटर्स आर माइल्ड एक्सेप्ट इन द हिल्स। और लास्ट में देयर आर वेरिएशंस इन वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। सो इंडीड द करेक्ट आंसर इज आर एस क्यू पी। जिसने भी ये सोचा था बिल्कुल सही थे, वेल डन। समझ में आ रहा है? तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हैं जो CDS में आ रहे थे। अब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो आप बोल सकते हो सर ये तो बहुत आसान है, क्या इस लेवल के क्वेश्चंस? कई बार लोगों को ये सवाल आता है जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा होता हूँ, कहते हैं सर आप तो बहुत आसान सवाल करा रहे हो, आप तो CDS में तो डिफ़िकल्ट सवाल आता है, जबकि मैं CDS पेपर का एग्जैक्ट सवाल करा रहा होता हूँ। आपको ईजी क्यों लगता है? क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स वगैरह, तो आपको आसान लग जाता है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाता है तो आपको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि कोई गाइड या मेंटर करने के लिए नहीं होता। तो एग्जाम में याद रखना, यू योरसेल्फ आर योर गाइड, यू योरसेल्फ आर योर मेंटर्स। मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कैसे करना है, क्या करना है। एग्जाम्स में आपको खुद अपनी नाव पार लगानी है, कोई आपका नाव चलाने वाला नहीं रहेगा। याद रखना, हम आपको बस सिखा सकते हैं कि नाव कैसे चलाना है, सिचुएशंस, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है, बट आगे आपको नाव चला के अपना नाव पार कराना है नदी। इस चीज़ को याद रखना। सो यू आर ऑन योर ओन। इफ़ यू नो द ट्रिक्स, टिप्स एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, ट्रस्ट मी, रीअरेंजमेंट के जैसा ईजी और कोई टॉपिक नहीं हो सकता। इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी ईजी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा।
S1 कह रहा है पॉलिसी लाइक मेनी अदर टर्म्स इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, दिस इज फर्स्ट. Public policy is the outcome of the struggle between government and powerful groups. This is last. P कह रहा है it is a form of government control usually expressed in a law, in a legislation, a regulation or an order. It लिखा है और it हो सकता है पॉलिसी के लिए लिखा हो, तो P को अभी रहने देते हैं. क्यों भी पढ़ते हैं. Public policy is what a government chooses as guidance for action. आर कह रहा है पॉलिसी में बी जनरल और स्पेसिफिक, ब्रॉड और नैरो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, पब्लिक और प्राइवेट, रिटन और अनरिटन. और एस कह रहा है इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स. अभी तगड़ा मेरा एक मिल गया कि एस और आर शायद कंपलसरी पेयर होगा. शायद क्या, आई एम प्रिटी श्योर. क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एस में लिखा है इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स. ओके, अलग अलग फॉर्म्स की बात किस में की जा रही है. पॉलिसी में भी जनरल और स्पेसिफिक फॉर्म, ब्रॉड और नैरो फॉर्म, सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म, पब्लिक और प्राइवेट फॉर्म, रिटन और अनरिटन, इतने प्रकार के पॉलिसीज हो सकते हैं. तो ये सब फॉर्म्स ऑफ पॉलिसीज हैं, इसलिए मुझे एस आर एक साथ आएगा ऐसे लगता है. तो एस आर एक में एक साथ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा. सो एक बार इसी को पढ़ के देख लो. पॉलिसी लाइक मैनी अदर टर्म्स इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, इट टेक डिफरेंट फॉर्म्स, इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स, ये पॉलिसी के लिए लिखा है, मान गया. उसके बाद आर, अ पॉलिसी में भी जनरल और स्पेसिफिक, ब्रॉड और नैरो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, पब्लिक और प्राइवेट, रिटन और अनरिटन. ठीक है. उसके बाद क्यू, पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट गवर्नमेंट चूजेस एज गाइडेंस फॉर एक्शन. पब्लिक पॉलिसी वो है जो गवर्नमेंट चूज करती है एज गाइडेंस फॉर एक्शन. ओके. लास्ट में पी, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन अ लॉ, अ लेजिस्लेशन, रेगुलेशन और एन ऑर्डर. ये पब्लिक पॉलिसी को और भी डिटेल में बताया जा रहा है. और लास्ट में भी पब्लिक पॉलिसी इज द आउटकम of the struggle between government and public powerful groups. So strongly SRQP does make sense. फॉर्म्स की बात करें, डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें, उसके बाद लास्टली वो बस पब्लिक पॉलिसी को और भी ज़्यादा इलेबोरेट या विस्तार कर रहा है इस पैराग्राफ में. सो SRQP इज एब्सोल्युटली राइट. समझ में आया. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट. अगले सवाल पे चलते हैं. S1 कह रहा है द धोती कुर्ता इज अ ट्रेडिशनल लुंगी टाइप गारमेंट worn by men in India. S6 कह रहा है गांधी जी यूजुअली wore a simple shawl with his धोती. So obviously S1 is first, S6 is last. अब देखते हैं. P कह रहा है it is commonly worn with loose long tunic. धोती कुर्ता is worn with long loose tunic. Okay. क्यों कह रहा है this he started wearing after he abandoned his western attire of pants and shirt. R कह रहा है धोती made of homespun khadi cotton cloth was the garment favored by Gandhi ji. Okay. S कह रहा है the dhoti is a rectangular piece of unstitched cloth around 5 yards long, wrapped around the midriff and tucked between the legs. Okay. तो यहाँ पे लास्ट में कह रहा है गांधी जी यूजुअली wore a simple shawl with his धोती. सो यहाँ पे मुझे लगता है कि R एंड S कुड बी अ कंपल्सरी पेयर. एक बार चेक कर लेते हैं. R S एक साथ इसमें है, इसमें है. द धोती कुर्ता इज अ ट्रेडिशनल लुंगी टाइप गारमेंट worn by men in India. It is commonly worn with long loose tunic. धोती is worn. So या तो SP आएगा, SP या RP. मुझे RP अगेन ज़्यादा अप्रोप्रिएट. RP भी ऑप्शन में नहीं है ना, SP है ऑप्शन में, RSP. चलो ये वाला एक बार देख लेते हैं, B ही देखते हैं पढ़ के. द धोती कुर्ता इज अ ट्रेडिशनल लुंगी टाइप गारमेंट worn by men in India. R कह रहा है धोती मेड ऑफ होमस्पन खादी कॉटन क्लॉथ वॉज द गारमेंट फेवर्ड बाई गांधी जी. उसके बाद S, द धोती इज अ रेक्टेंगुलर. हाँ, यहाँ पे अधोती लिखा है देखो, इनडेफिनिट आर्टिकल. और S में लिखा है द धोती, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ पहले में, तो उसके बाद मैं उसी के बारे में विस्तार कर रहा हूँ. तो डेफिनिट आर्टिकल ये आपको याद होगा. आई मेट अ फ्रेंड ऑन द ट्रेन. द फ्रेंड वॉज माई स्कूल फ्रेंड. आई मेट अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त से मिला. अगले सेंटेंस में अब अगर मैं कहता हूँ द फ्रेंड, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो पहले वाले में इंट्रोड्यूस किया. तो इनडेफिनिट आर्टिकल लिखा है अ धोती और अगले में लिखा है द धोती. तो R S स्ट्रांगली
आर एस जो है इसको हटा दो, आर एस स्ट्रांगली मुझे लगता है कंपलसरी पेयर, और एस पी भी कंपलसरी पेयर लग रहा था, आर पी को हटा देते हैं। तो आर एस आ गया। द धोती इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ अराउंड 5 yards लॉन्ग, रैप्ड अराउंड द मिडरिफ एंड टक्ड बिटवीन द लेग्स। एस के बाद पी, इट इज कॉमनली worn with a long loose tunic. Okay, this he started wearing after he abandoned his western attire of pants and shirt. Gandhiji usually wore a simple shawl with his dhoti. Absolutely go with the B option, RSPQ is absolutely right, does make sense. हमने आर एस पकड़ा, एस पी पकड़ा, ये दोनों कंपलसरी पेयर पकड़ के हमने आर एस पी क्यू कर दिया। सो इट डज मेक सेंस। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको हिंट्स देंगी, मदद करेंगी, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए अगला सवाल, ज़रा ध्यान से पढ़ो इसको। आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई एंड रीअरेंज दिस क्वेश्चन। इसको रीअरेंज करने की कोशिश करिए। ओके ओके थोड़ा सा मदद कर देता हूं। लैंग्वेजेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर कॉज चेंज फर्स्ट। Changes often occur first in informal and casual language, last. The increasing use of English in many parts of the world affect both local languages and English. Language contact has long been recognized as a major engine of change. This gives rise to new hybrid language varieties. A historical example is that Danish and English, which led to a major shift in the vocabulary and grammar of English. Okay? क्या होना चाहिए बताओ मुझे। एक्चुअली में सेंटेंसेस को पढ़ के लगता है कि P एंड R कुड बी अ कंपल्सरी पेयर। पी आर कितने ऑप्शन में? एक में है। पी आर क्यों कंपल्सरी लगता है? देखो, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंग्लिश इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अफेक्ट बोथ लोकल लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश। ओके, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंग्लिश जो है पूरे दुनिया में, ये लोकल लैंग्वेजेस को भी अफेक्ट करता है, इंग्लिश को भी अफेक्ट करता है। और इसके कारण क्या होता है? दिस गिव्स राइज टू न्यू हाइब्रिड लैंग्वेज वैरायटीज। जब दोनों लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को भी इंग्लिश को भी अफेक्ट करेगा, तो दोनों मिलके हाइब्रिड ही तो हो जाए ना। तो एक बार इस सीक्वेंस को पढ़ के देखें सही बैठ रहा है कि नहीं। लैंग्वेजेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर कॉज चेंज। ओके, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो वो चेंज करते हैं, बिल्कुल। लैंग्वेज कॉन्टैक्ट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ मेजर engine of change. Okay, Q सही लग रहा है। S, a historical example is that Danish and English, which led to a major shift in the vocabulary of grammar in English. Okay, Q के बाद S आ सकता है। Okay, उसके बाद R, this gives rise to new hybrid language varieties. Wait. क्यू एस कर दिया ना, उसके बाद पी। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंग्लिश इन मेनी अदर पार्ट्स अफेक्ट बोथ लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश। दिस गिव्स राइज टू न्यू हाइब्रिड लैंग्वेजेस। चेंजेस ऑफन फर्स्ट अकर इन इनफॉर्मल एंड कैजुअल लैंग्वेज। हो सकता है गाइस, एक बार आर एस क्यू पी भी देख लेते हैं। आर से तो शुरू नहीं हो सकता, नो। क्या क्यू से शुरू हो सकता है? हाँ। उसके बाद क्या आर आ सकता है? एस, QRS, and then you put P. Okay, एक चीज समझिए गाइस, S जो है वो एग्जाम्पल दे रहा है। A historical example is that of Danish and English, which led to a major shift in the vocabulary and grammar of English. और इसके पहले आप लिखते हो अगर PS तो किसी में भी नहीं है ना, तो कंपल्सरी पेयर वैसे भी नहीं हो सकता। ओके, PS इज नॉट अ कंपल्सरी पेयर। RS इज अ कंपल्सरी पेयर। QRS अगर ऐसे करता हूँ। लैंग्वेज कॉन्टैक्ट हैज लॉन्ग बीन रिकग्नाइज्ड एज अ मेजर इंजन ऑफ चेंज। दिस गिव्स राइज टू न्यू हाइब्रिड। नहीं गाइस, जो शुरू में बोला वही होना चाहिए। QSPR ही होना चाहिए, नो अदर ऑप्शन कैन फिट। So I was right in the first instance. Language in contact with each other cause change. ठीक है, उसके बाद Q, language contact has been recognized as a major engine of change.
लैंग्वेज कॉन्टैक्ट को एक मेजर इंजन ऑफ चेंज के तौर पर देखा गया है। उसके बाद आप लिखो एस। A historical example is that Danish and English, which led to major shift in vocabulary and grammar of English. The increasing use of English in many parts of the world affect both languages and English, local languages and English. Last में लिखो QSP, उसके बाद R. This gives rise to new hybrid language varieties. Okay. So you go with B option, QSPR should be the one for this one. ठीक है, so these were the questions of the day. उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आया रीअरेंजमेंट का। इन ट्रिक्स को फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करिए, दैट विल हेल्प यू इन रीअरेंजिंग सेंटेंसेस। एंड डू वॉच माई टॉपिक वाइज ग्रामर सेशंस डेली 6 PM, और वोकैब शो भी देखना मत भूलिएगा, रोज़ 9 बजे ये मैं लेता हूँ रेगुलर बेसिस पे। दीज थिंग्स विल हेल्प यू इम्प्रूविंग योर ओवरऑल इंग्लिश grammar, vocab and comprehension. So do follow the tricks and tips that I told you guys. 10 questions में से अगर 7 भी करेक्ट आप कर लोगे ना रीअरेंजमेंट में, 7 भी अगर आप कर लोगे 10 में से, दैट इज अ गुड इनफ स्कोर इन सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस। एम फॉर 10 आउट ऑफ 10, लेकिन 10 में से 7 भी आ गया तो दैट्स अ गुड इनफ स्कोर। सो जब आप प्रैक्टिस सेशंस और मॉक टेस्ट करोगे तो कोशिश करिए एटलीस्ट 7 तो करेक्ट हो ही हो। तो इन ट्रिक्स को फॉलो करिए, ओके और सारी चीज़ों को फॉलो करिए। टेक हिंट्स फ्रॉम ऑप्शंस, कंपलसरी पेयर्स को फॉलो करिए, ये चीज़ें आपको काफ़ी मदद करेंगी रीअरेंज करने में। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन। डू लाइक द सेशन, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, पीपल प्रिपेयरिंग फॉर CDS, AFCAT, CAPF एग्जाम्स। आपको अगर रेगुलर कोर्सेज लेना है, लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, सब्सक्राइब, enroll yourselves to the courses अगर आपको प्रेपरेशन अगले लेवल पे लेके चलना है, and use this code JOSH to avail additional discount as well. So that was it in this session. मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।